साइंस फ्यूचर क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं देशराज वर्मा आपकी तैयारी को बनाऊंगा और भी आसान, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन की और देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा गया है, कोई प्रश्न में कहा गया है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा 12 किलोमीटर आने में जो कुल समय लगा है वो 8 घंटे है। एक बार आप जिधर को जल बह रहा है आप एक बार उधर जाएंगे, फिर उसके विपरीत आएंगे, जो दोनों दूरी तय करने में लगेगा समय वो हमारे पास 8 घंटा है। पहले लिखेंगे, हमें दिया है और दिया है क्या, कुल समय दे रखा है कितना, 8 आवर, और धारा की शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव की चाल दे रखी है, हमें नाव की चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कहा है कि आपको 12 किलोमीटर धारा की दिशा में और 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो हमें धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, मान लो एक ये कोई धारा है, ये जल की धारा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका बहाव इस ओर है, तो आप जानते होंगे ये हमारी नाव है और ये इस नाव भी इधर को ही चले, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और इस जल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए कि जिस ओर जल बह रहा है उसी ओर हमारी नाव जाएगी, तो ये आपस में इसकी जो नाव की हमारी चाल होगी वो कुछ गति बढ़ा देगी, तो हमारी जो नाव की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही ये क्या करेगी कि धारा तो भाई बदल नहीं सकते, धारा तो इधर ही बहना है, कितने से, x किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन नाव जब इस वाले सिरे पे पहुंच जाएगी, मान लो इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी, यहाँ से जब ये नाव इधर को मूव करेगी, ऐसे इधर को मूव करेगी और हमारी धारा इधर को और ये नाव इधर को चलेगी, तो धारा क्या करेगी, इसे रोकने का प्रयास करेगी, अर्थात इसकी गति को क्या करेगी, कम करने का प्रयास करेगी। तो इस समय इसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 4 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने 4 - x ही क्यों लिया, आप कह सकते हैं कि सर x - का 4 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी आपने ऐसा देखा है कि जिधर धारा चले अगर हम उससे कम चाल से चलेंगे तो हमको वो बहा ले जाएगी, क्या, धारा हमको बहा ले जाएगी। अगर हमें जो उस पानी में चलना है, अपनी जिस दूरी पे गए, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे पहुंचे, बी से फिर हमें ए पे आना है, यहाँ बी मान लो, और अब ए पे आना है। ए पे आप तभी आ पाएंगे जो जल की चाल है उससे हमारी नाव की चाल ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में जो प्रश्नानुसार इसलिए लिखा जाता है, प्रश्न में जैसा जैसा बोला गया हम वैसा वैसा ही लिखते जाएंगे और अपने प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे और समय हम मान लें कितना लगा है, t1, तो t1 बराबर, अब पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम बराबर क्या होता है, पहले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ और इसको यहाँ, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिया, दूरी बटे चाल हो जाएगा।
आपको ये समझने के लिए मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपनी कॉपी में ये भी नोट कीजिए, ताकि आपको कभी भी जो है प्रश्न समझने में आसानी हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास टाइम आ गया, तो दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर गए कहाँ, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में, धारा किधर बह रही, ए से बी की ओर। तो धारा की चाल हमने कितनी मानी, x, और इसके नाव की चाल 4, तो कितनी हो जाएगी 4 + x। ठीक है। इसी प्रकार 12 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। अगर हम धारा की विपरीत दिशा की बात करें तो यहाँ हम T2 मान लें। कितना मान लें, T2। तो जाना तो 12 किलोमीटर ही है, लेकिन विपरीत जाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डियर हो जाएगा माइनस। यानी कि जिधर हवा चलती है आप उधर को ही साइकिल लेके जाएंगे तो तेजी से दौड़ा पाएंगे, और जैसे ही आप जिधर हवा चल रही है उसके विपरीत साइकिल लेके आते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है। तो अर्थात यहाँ हो जाएगा 4 - का x। कितना हो जाएगा, 4 - का x। ये हावर में दे रखा है, ये हावर में दे रखा है। तो हमारे पास कुल समय जो लगा था, वो कुल समय कितना लगा था, कुल समय t मान ले तो t बराबर हो जाएगा T1 + का T2। यानी कि एक बार हम गए ए से बी स्थान पर गए तो मान लो T1 समय लगा, ऐसे ही बी से फिर ए पे आए तो T2 समय लगा। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल समय आ जाएगा, क्योंकि कुल समय हमको दे रखा है कितना, 8 घंटे। कितना दे रखा है, 8 घंटे। तो आगे देखते हैं, इन दोनों के उठा के मान लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो T बराबर हो जाएगा, सॉरी T बराबर दे रखा है 8 घंटे, T1 बराबर 12 बटे 4 + का x प्लस का 12 बटे 4 - का x। यहां से हम क्या करेंगे, इधर देखते हैं 8, 12 यहाँ है, 12 यहाँ, 12 कॉमन ले लो तो हमारे पास बच जाएगा 1 बटे 4 + x प्लस का 1 बटे 4 - x। तो अगर हम इसको काटे, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, तो 4 - का x प्लस का 4 + का x बटे, अब यहाँ 4 + का x और 4 - का x आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस है, यानी 4 + का x, और एक में 4 - का x, यानी a, ये फार्मूला हो जाएगा a² - b² का। यहाँ से x कट जाएगा, तो देखते हैं 3, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऊपर तो 8 हो गया, नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का x²। यहाँ 2 दे रखा है, तिरछा मल्टीप्लीकेशन करो तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, माइनस का 2x² हो जाएगा बराबर, या फिर ऐसा करो यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, कितनी बार में, 4 बार में। जब हमने इसको काट दिया तो हमारा 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसकी गुणा यहाँ करो तो 16 माइनस का x² और बराबर 12, 3 चौके 12। इसको बराबर के उस पार ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये समीकरण हो जाएगा x², सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ 16 यानी अंकों को एक तरफ 16 माइनस का 12 बराबर x²। तो यहाँ से 16 में से, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हम 16 में से कितना घटा दें, 12 घटा दें तो 4 बचेगा और यहाँ x² हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ x² हो जाए, यहाँ से x से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो रूट का 4 हो जाएगा और रूट का 4 बराबर x, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमें पूछा था कि जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी,
किलोमीटर प्रति घंटा। हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आप ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगर नोट डाउन हो गया है तो अगला प्रश्न देखने का हम प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 दे रखा है और ये प्रश्न आपका 4 नंबर में आया हुआ है। अच्छे से आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 6 का पहला ही का क्या दे रखा है? दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न में जो कहा गया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो हल, और हल में हमें क्या लिखना है? माना क्या कि पहली संख्या अगर हम x मान लें, पहली संख्या हम क्या मान लें? x मान लें। अगर हमारी पहली संख्या x है तो अगली हम पहली सम संख्या बराबर x। अगर अगली दूसरी सम संख्या तो पहले आप प्रयत्न कीजिए कि आपको पता होना चाहिए होगी कौन सी, और नहीं पता है तो कैसे चेक करेंगे। अगर हम x प्लस का 1 ले लें, क्रमागत पूछा है लगातार, यहाँ अगर x प्लस का 1 लिया तो यहाँ पर अगर मैं रख दूं कितना? 2। अगर मैंने मान लो रखा 2, x का मान भाई सम की बात है तो 2 ही आएगा, 2 से कटने वाला नंबर आएगा। अगर यहाँ 2 रखा मैंने तो 2, तो अगली अगर मैंने x प्लस का 1 माना तो यहाँ मैंने 2 रखा और प्लस का 1 तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये संख्या आपकी नहीं हो सकती है। जब ये संख्या नहीं हो सकती तो हम क्या रखेंगे कि x प्लस का 2 रखेंगे। अगर x प्लस का 2 रखा है हमने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने x का मान 2 रखा और इधर भी 2 रखा, तो हमारी अगली संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों x प्लस का 2 हो जाएगी। अगर ये x प्लस का 2 हो गए तो हम प्रश्न में जो कहा गया है लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम आपको आसानी से समझा सकें, और प्लीज आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनके संख्याओं के वर्गों का योग। अब अगर हम वर्गों का योग करेंगे तो इसका वर्ग किया प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 244 दे रखा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ 4 लिखेंगे सीधे और 2 दूनी 2ab यानी कि 4x हो जाएगा बराबर 244। x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 4, इस 244 को इधर ले आओ तो माइनस का 244 बराबर 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले हम इसे सही करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 200, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 244, तो 240 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन लिया, देखो कॉमन वही होता है, पहले समझ लें कॉमन क्या होता है। कॉमन वही होता है जैसे आप मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, इनका गुणांक अगर इसमें दे रखा है, जैसे कि 2 से ये भी संख्या कटेगी, 2 से 2 तो कटेगा, ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी। इन कॉमन वही संख्या होती है जो उनका गुणांक दे रखा होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 यानी 2x बचेगा, माइनस का 12 दूनी 24 120 बचेगा और बराबर ये 0 हो जाए। इस 2 को हम इसमें अगर भेज दें तो हमारे पास सब कुछ 0 हो जाएगा ये, और प्लस का एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 120 बराबर 0। उम्मीद करते हैं कि ये समीकरण यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समीकरण बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है।
हम अपने नंबरों को अपनी परीक्षा में कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका मूल्यांकन हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करेंगे। आपको कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से नहीं आते हैं वो आप अपने आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, और इसी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं तो इनको हम बार बार करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जो 16 तारीख से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो उनमें हम अच्छा अपना जो है एफर्ट दे सकें। ठीक है, तो आगे हम करते हैं इसे। तो जब आप परीक्षा के नज़दीक आ गए हैं तो इसका उम्मीद करते हैं बड़ा आसानी से आप इसका फैक्टर ढूंढ के बताएंगे हमें, और इसका फैक्टर ढूंढ के बताएंगे। फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो एक चीज ध्यान रखना कि या तो इसके गुणांक में है तो इनके आपस में हम गुणा करते हैं, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, क्या है, मान लो 1 है तो क्या करेंगे 120 के ऐसे दो फैक्टर करो जिन्हें गुणा करने पर तो 120 आए और घटाने पर 2 आ जाए, तो 12 गुणा 10 120 होगा, और 12 माइनस का 10 बराबर 2 होगा ही फैक्टर हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस का 12 माइनस का 10 बाहर से x माइनस का 120 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का इसकी गुणा इस ब्रैकेट के अंदर, तो 12x माइनस का 10x माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से दो दो के जोड़े से कॉमन जो भी आएगा उनको कॉमन ले ले। यहाँ देखो x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस का कितना बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। याद रहे कि जितना इस ब्रैकेट में बचा है उतना ही हमारा दूसरे ब्रैकेट में बचना चाहिए। यहाँ 10 है और यहाँ क्या 120, तो यहाँ से हम x तो कॉमन ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे, एक तो माइनस चिन्ह, क्योंकि इसमें प्लस है तो माइनस कॉमन लिया, और 10 ले लेंगे, तो x माइनस का प्लस का 12 बराबर 0। देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट सेम और ये ब्रैकेट सेम, तो ब्रैकेट को अगर निकालें तो ब्रैकेट निकाल सकते हैं, और ना निकालें तो एक ब्रैकेट इन दोनों के साथ कैसे बनाएं, x माइनस का 10 और एक बनाएंगे x प्लस का 12 बराबर 0। इनके मान निकाल के लिखेंगे आइदर का मतलब है या तो x का मान ये होगा और या दो x के हमारे दो मान निकल के आते, इसलिए क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो दो मान संभव है। 3 घात समीकरण होता तो x के 3 मान संभव होते, 4 घात समीकरण होता तो x के 4 मान संभव होते। तो x माइनस का 10 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा कितना 10, हमारा एक मान तो ये आया, और में x प्लस का 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12, x का अगला मान ये आया, तो इस मान को नहीं लेंगे। ये मान हमारा जो माइनस का है वो कैसा है, आग्रह है, इस मान को नहीं लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, ये। अब पूछा है हमारी संख्याएं क्या होंगी, तो हम पहली संख्या माने कितनी, पहली माने हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है, पहली संख्या माने पहली संख्या क्या होगी हमारे पास x, तो x बराबर x की जगह कितना रखेंगे 10, तो दूसरी संख्या सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर की हमारी हो जाएगी x प्लस का 2, यानी कि 10 प्लस का 2 बराबर 12। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इसको आप आसानी से कर पाएंगे। आप इतने में नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मैं अगला प्रश्न देखने का प्रयत्न करता हूँ इसमें, और आपको मैं बड़े बड़े प्रश्नों को ही हल कराऊंगा। आप छोटे तो प्रश्न कर चुके होंगे और कर लेते होंगे, ताकि अब एग्जाम आ गया है तो छोटे प्रश्नों को कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, और बड़े प्रश्न करेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। लिखने में थोड़ा टाइम जाता है तो हम बोल रहे हैं इसे लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का गा है, और देख लें अच्छे से। ठीक है, तो बोलते हैं हम 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे ही आप समझने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और वो क्या है, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, खिड़की तक पहुंच जाती दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी भी हम इसको मान लेते हैं ये क्या है, हमारी धरती है या दीवार है, तो ऐसे मान लो, कैसे बताएं आपको। ठीक है, आपके घर में आपने सीढ़ी तो लगते हुए देखी होंगी। अगर मान लो ये दीवार है, ये मान लो ऐसी दीवार है, ऐसी दीवार है, अगर ये दीवार है
तो आप सीढ़ी हमेशा कैसे लगाते हैं, ऐसे तिरछी तिरछी लगाते हैं। कैसे आप लगाएंगे, मान लो ये दीवार है या ऐसी दीवार मान लो, तो आप ऐसे लगाएंगे सीढ़ी को। अब ऐसे लगाएंगे सीढ़ी, यानी कि ये हमारे घर की दीवार है। क्या है, ये हमारे घर की दीवार है और इस पॉइंट पे, शीर्ष पे हमें जाना है। इस बिंदु से हमें इस बिंदु पे जाना है, तो इसको जाने का माध्यम हमारे पास एक सीढ़ी होगी। और वो सीढ़ी जो दे रखी है वो कितनी लंबाई की दे रखी है, 10 की। और ये हमारी धरती माँ है। ये धरती माँ से कहाँ पहुंचती है, यहाँ खिड़की है। यहाँ क्या है, यहाँ खिड़की है। क्या है, खिड़की। तो यहाँ पे ये पहुंच जाते हैं कितने पे, 8। देखते हैं 8 मीटर ऊंचाई तक ये खिड़की से पहुंच जाते हैं। और जब ये 8 मीटर ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो इन्होंने कहा कि इसका नाम अगर ए दे दें और इसका नाम अगर बी दे दें तो इसका नाम हम क्या देंगे, सी देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको ये वाली सीढ़ी की लंबाई और उस दीवार से उस चोटी की लंबाई दे रखी है, तो हमें ये निकालने में आसानी हो जाएगी। हमको ये ज्ञात करना है। तो आप क्या जानते हैं, अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस BC का स्क्वायर दे रखा है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बराबर AB का स्क्वायर प्लस का 64। इस 64 को बराबर के इस पार ले आएंगे तो 100 माइनस का 64 बराबर हो जाएगा ये कितना, AB का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 36 बचेगा। 100 में से 64 गया 36, तो हमारे पास ये AB का स्क्वायर आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे हमारा रूट लग जाएगा, और ये जब रूट लग जाएगा तो रूट का 36 बराबर AB आ जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 36 का रूट स्क्वायर होता है कितना, 6। तो वो हमारा मान AB का आ गया। तो हमारे जो पूछा था कि AB की वैल्यू कितनी है, तो ये AB की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर। सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो ये भी आंसर हमारा किस में आ जाए, 6 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम देरी ना करें, इसके आगे तुरंत अगला क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर दे रखी है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले एक हम शंकु बनाएंगे। शंकु बोले तो आप आइसक्रीम का कोन मान सकते हैं, जोकर की टोपी मान सकते हैं, या मेहंदी का कोन मान सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ये नीचे वाला जो सिरा होता है इसका ये वृत्ताकार होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान लेते हैं हम। इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई, इसको हम L से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं लंब ऊंचाई, इसको हम S से डिनोट करते हैं, और इसको बिंदु O मान लें। अगर हम माने देखते हैं तो इस प्रश्न में पाया जाता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो परिधि दे रखी है, परिधि बोले तो इसका जो नीचे का सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है। तो इस वृत्ताकार जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 24 पाई दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 पाई दे रखा है। यहाँ से देखते हैं क्या निकालेंगे हम। तो परिधि दिया है क्या, दिया है परिधि, परिधि बराबर 24 पाई, और परिधि क्या होती है, ये होती है 2 पाई r। अगर ये 2 पाई r बराबर दे रखा है, सॉरी एक मिनट, दिया है परिधि 24 और ऊंचाई जो दे रखी h बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो परिधि का फार्मूला लगाएंगे, 2 पाई r बराबर हमें कितना दे रखा है, 24 पाई। पाई से पाई को काटा, 2 से 12 बार में
हमारे पास r बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या है नीचे वाले भाग की, तो वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन b बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लगा देंगे यहाँ 1/3, पाई को पाई रहने दो, आर का मान 12 लगाओ और इसका स्क्वायर, और इंटू एच हमें दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ 5 लगा दो। तो 1/3 पाई 12 गुणा 5, तो 3 से काटा 4 बार में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा यहाँ करो, 12 पंजे 60, और 60 की गुणा इस 4 से करो, तो 6 चौक 24, 240 पाई आ जाएगा। कितना? 240 पाई। और आयतन होता है कैसा? 3D त्रिविमीय होता है, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, या 240 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन कीजिए। तब तक हम इस सेट का अगला प्रश्न देखते हैं और आपको कराने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करते हैं, इसके पहले भी हम 2 वीडियो करा चुके हैं जिनमें से कुछ प्रश्न कराए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अभी मैं रचनाओं को नहीं करा पाऊँगा। रचनाएं कराने में इसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और आपको भी, क्योंकि मैं इस पर लिख सकता हूँ रचनाओं को, तो वो आप अपने किताब बुक से भी कर सकते हैं और पढ़ भी चुके होंगे। क्योंकि इससे मैं कंपास को या प्रकार किसी भी चीज़ को नहीं चला सकता इस बोर्ड पे, इसलिए मैं रचनाओं को नहीं कराऊंगा। लेकिन आपको ओवरव्यू एक वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको रचना नहीं भी आती है, फिर भी उस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे और आप अपने परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम।